हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में +1 बायोलॉजी के हमने डिस्कस किया था सेल और उसके वेरियस कंपोनेंट्स, वेरियस ऑर्गेनेलिस। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। इस लेक्चर में भी हम डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। ये भी एक जनरल लेक्चर है जिसमें हम बात करेंगे डीएनए, आरएनए क्या होते हैं, डीएनए क्या होता है सेल में। तो आपको पता है जो सेल है उसके अंदर जो मेन ब्रेन है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। हर एक सेल को जो कंट्रोल करता है उस ऑर्गेनेली का क्या नाम है, दैट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्यों कंट्रोल करता है? क्योंकि इसके पास एक खास जो है एलिमेंट है, कंपोनेंट है, दैट इज डीएनए। तो डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, आप बायोलॉजी के अंदर इनके बारे में पढ़ोगे। तो हम इनके बारे में आज ब्रीफली डिस्कस करेंगे। व्हाट इज डीएनए, व्हाट इज आरएनए। बेसिकली ये जो दोनों डीएनए और आरएनए हैं, ये दोनों किसके पार्ट हैं? न्यूक्लिक एसिड्स के। तो ये दोनों क्या हैं? न्यूक्लिक एसिड्स। तो न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, कितने टाइप के हैं, डीएनए कितने टाइप का है, आरएनए कितने टाइप का है, इसके बारे में इसमें हम ब्रीफ में आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियस की। आपको पता है जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें जो मेन जो ब्रेन का काम करता है वो न्यूक्लियस है। और सेम जो प्रोकैरियोटिक सेल है वहां भी जो नेक्ड डीएनए है जिसको आपने क्या बोला है, दैट इज न्यूक्लियोइड। तो मतलब चाहे न्यूक्लियस हो चाहे न्यूक्लियोइड हो, उन दोनों के पास एक कॉमन चीज है जिसका नाम है डीएनए। तो डीएनए की क्या फुल फॉर्म है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए की क्या फुल फॉर्म है? दैट इज राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो जो डीएनए और आरएनए है, जो डीएनए है किसी भी सेल का, ये मेन जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल, मतलब इसके पास एक इंफॉर्मेशन है डीएनए के पास जिसकी वजह से ये सारे सेल को कंट्रोल करता है। आरएनए जो है ये बहुत कम केसेस में एक्ट करता है एज ए जेनेटिक मटेरियल। कुछ वायरसेस हैं अभी भी पुराने वायरस, अगर उनको छोड़ दिया जाए तो वहां पे जरूर ये एक्ट करता है एज ए जेनेटिक मटेरियल, लेकिन अदरवाइज आरएनए के कुछ और काम होते हैं, ये कुछ और रोल प्ले करता है सेल के अंदर। उसकी भी बात करेंगे फिर आरएनए क्या रोल प्ले करता है। अगर डीएनए मेन कंपोनेंट है, जो हालांकि आरएनए भी इंपॉर्टेंट है पर वो एज ए जेनेटिक मटेरियल एक्ट नहीं करता। सिर्फ कुछ वायरसेस हैं अभी भी जहां पे आरएनए एक्ट करता है एज ए जेनेटिक मटेरियल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड की, कि न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं। बेसिकली न्यूक्लिक एसिड जो हैं ये बने होते हैं तीन चीजों से। फर्स्ट वन इज शुगर, सेकंड वन इज नाइट्रोजन बेस, शुगर नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन के बेसिस, और थर्ड वन इज फॉस्फेट। अगर आप तीन चीजों को इकट्ठा कर लो, कौन कौन सी? एक शुगर, एक नाइट्रोजन बेस और एक फॉस्फेट ग्रुप, तो वो क्या बनता है? दैट इज न्यूक्लिक एसिड। फिर वो डीएनए भी बन सकता है, वो आरएनए भी बन सकता है। तो हम बात करेंगे इसमें शुगर कौन सी है। आपको पता है शुगर 3 कार्बन की हो सकती है, कार्बोहाइड्रेट्स 4 कार्बन की शुगर हो सकती है, 5 कार्बन की हो सकती है, 6 कार्बन की हो सकती है। तो कार्बन का नंबर वेरी करता है हर एक शुगर के अंदर। अगर हम बात करें डीएनए और आरएनए में, इनमें कौन सी शुगर है, तो इनमें अगर आप शुगर की बात करोगे तो वो होती है 5 कार्बन की शुगर। चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, दोनों में कौन सी शुगर होगी? 5 कार्बन की शुगर, जिसको बोला जाता है पेंटोज शुगर। अगर आप स्ट्रक्चर देखो शुगर की, अगर हम बात करें तो चाहे डीएनए है चाहे आरएनए है, इन दोनों में शुगर जो है वो 5 कार्बन की है। तो 5 कार्बन की जो शुगर है, सेम आरएनए के अंदर भी जो है 5 कार्बन की शुगर है, जिसको आप पेंटोज शुगर बोलते हैं। कौन सी शुगर? दैट इज पेंटोज शुगर। 5 कार्बन की शुगर मतलब पेंटोज शुगर। क्या नाम है उसका? इन केस ऑफ डीएनए उस शुगर का नाम है डीऑक्सीराइबोस, मतलब राइबोस शुगर है। कौन सी शुगर है? राइबोस। मतलब 5 कार्बन की शुगर का क्या नाम है? राइबोस। जैसे आरएनए के केस में है, तो यहाँ पे फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन। सेम फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन है। दोनों के केसेस में
5 कार्बन की शुगर है, लेकिन यहाँ पे राइबोज शुगर है, जहाँ पे डीऑक्सीराइबोज शुगर है। तो क्या डिफरेंस कुछ भी नहीं। सेकंड कार्बन के ऊपर अगर ये सिचुएशन है HOH है, दैट इज राइबोज शुगर, और अगर सेकंड कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन निकल जाए, मतलब ये जो शुगर है डीएनए के पास, ये क्या है, डीऑक्सीराइबोज, मतलब है तो राइबोज ही, पर उसकी ऑक्सीजन क्या हो चुकी है, रिमूव हो चुकी है। जो सेकंड कार्बन पे जो ऑक्सीजन थी राइबोज शुगर के पास, अगर वो ऑक्सीजन हम निकाल दें तो इसी शुगर को आप क्या बोलोगे, डीऑक्सीराइबोज शुगर। लेकिन अगर जहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है तब हम क्या बोलते हैं, राइबोज शुगर। सो दिस इज राइबोज शुगर and this is deoxyribose sugar, deoxyribose sugar। तो डिफरेंस क्या है, दोनों 5 कार्बन की शुगर है, दोनों को पेंटोज शुगर के नाम से जाना जाता है, लेकिन जहां पे राइबोज शुगर है, जहां पे डीऑक्सीराइबोज शुगर है। तो पहला डिफरेंस अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए नहीं है, सिर्फ वैसेस में है। दूसरा, डीएनए के पास डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, नाम ही बता रहा है, आरएनए के पास राइबोज शुगर जो है प्रेजेंट होती है। दोनों में डिफरेंस मैंने आपको क्लियर कर दिया। दोनों में क्या सिर्फ एक ही जगह पे डिफरेंस है, सेकंड कार्बन पे अगर OH ग्रुप है तो राइबोज शुगर है, सेकंड कार्बन पे अगर ऑक्सीजन रिमूव्ड हो चुकी है, डीऑक्सीराइबोज इसलिए बोला जाता है, दैट इज डीऑक्सीराइबोज शुगर है। तो हमने बात की जितने भी न्यूक्लिक एसिड हैं, चाहे वो डीएनए है चाहे वो आरएनए है, इनके पास एक शुगर होती है। तो शुगर आपको पता है 3 कार्बन की भी हो सकती है, 4 कार्बन की भी, 5 की भी, 6 की भी, 7 की भी। लेकिन डीएनए और आरएनए में न्यूक्लिक एसिड के अंदर कितने कार्बन की शुगर होती है, दैट इज 5 कार्बन शुगर, जिसका नाम है पेंटोज शुगर। इन केस ऑफ डीएनए इट इज डीऑक्सीराइबोज, इन केस ऑफ आरएनए इट इज राइबोज शुगर। सेकेंड वन इज नाइट्रोजन बेस। क्या होते हैं ये नाइट्रोजन बेसेस, क्या होंगे? फर्स्ट वन इज शुगर, सेकेंड वन जो सेकेंड कंपोनेंट है दैट इज नाइट्रोजन बेस। दैट इज नाइट्रोजन बेस क्या होते हैं? बेसिकली ये कार्बन और नाइट्रोजन के बने हुए कंपाउंड्स हैं, दे आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन। ये दो तरह के हैं, प्यूरिन्स, एक ग्रुप को प्यूरिन्स के नाम से जाना जाता है, और दूसरे ग्रुप्स को, जो दूसरा ग्रुप है उनको प्रिमिडीन्स के नाम से जाना जाता है। तो एक ग्रुप प्यूरिन है, दूसरा ग्रुप प्रिमिडीन है। जो प्यूरिन्स हैं ये डबल रिंग कंपाउंड हैं, इस तरह की स्ट्रक्चर आप चाहे अभी मत याद करना, इसको रिमेंबर याद ना करना, ये सिर्फ आपके समझने के लिए है। जो प्यूरिन्स हैं ये इस तरह की स्ट्रक्चर, इनके पास डबल रिंग स्ट्रक्चर, और नाइट्रोजन होती है, कार्बन तो है ही है, साथ में इनके पास क्या है, नाइट्रोजन। और जो प्रिमिडीन्स हैं ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, तो ये डबल रिंग स्ट्रक्चर है, ये सिंगल। तो नाइट्रोजन बेस क्या है, दे आर बेसिकली कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड कार्बन। ये दो तरह के हैं, प्यूरिन्स एंड प्रिमिडीन्स। जो प्यूरिन है ये डबल रिंग स्ट्रक्चर है, जो प्रिमिडीन है ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। प्यूरिन्स की दो एग्जांपल हम पढ़ते हैं, वन इज एडेनिन एंड अदर वन इज ग्वानिन। एडेनिन एंड ग्वानिन दो प्यूरिन्स हैं। टोटल नाइट्रोजन बेस अगर आप बात करो तो हमारे पास टोटल 5 नाइट्रोजन बेस हैं, जिनमें से 2 प्यूरिन्स हैं और 3 प्रिमिडीन्स हैं। वो 3 कौन कौन सी जो प्रिमिडीन्स हैं, दैट इज साइटोसिन, यूरासिल, थायमिन। एंड यूरासिल। तो साइटोसिन, थायमिन एंड यूरासिल। तो 2 प्यूरिन हैं, 3 प्रिमिडीन्स हैं, ठीक है। तो चाहे डीएनए है चाहे आरएनए है, इनमें सिर्फ 4 ही नाइट्रोजन बेस होंगे। हालांकि टोटल हमारे पास कितने हैं, 5 नाइट्रोजन बेसेस हैं, लेकिन चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, वहां पे कितने बेसेस होंगे, सिर्फ 4। तो डीएनए में इनमें से कौन से 4 होंगे? तो अगर आप डीएनए की बात करते हो
तो डीएनए में सिर्फ 4 बेस होंगे, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, यानी कि यूरासिल एब्सेंट होगा। तो डीएनए में कौन कौन से बेस हैं? एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन। मतलब डीएनए के अंदर 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं। हमारे पास टोटल कितने नाइट्रोजन बेसेस हैं? 5। सेम आरएनए की अगर आप बात करो, आरएनए में भी सिर्फ 4 ही बेस होंगे। कौन कौन से? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल। यानी कि आरएनए में थायमिन की जगह क्या आ जाएगा? यूरासिल। तो एडेनिन, गुआनिन, यूरासिल, साइटोसिन। मतलब डीएनए में यूरासिल नहीं होता, यूरासिल इज एब्सेंट। आरएनए में थायमिन इज एब्सेंट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है डीएनए और आरएनए में। तो पहला डिफरेंस आप क्या बताओगे? डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए नहीं है। डीएनए में डीऑक्सीराइबो शुगर होती है, आरएनए में राइबो शुगर होती है। डीएनए में 4 नाइट्रोजन बेस होंगे, उनमें से कौन सा एब्सेंट होगा? यूरासिल। आरएनए में भी 4 ही नाइट्रोजन बेस होंगे, उनमें से कौन सा एब्सेंट होगा? दैट इज थायमिन। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। तो न्यूक्लिक एसिड अगर आप बनाना चाहते हो तो इसमें आपको 3 कंपोनेंट हमने बात की थी, एक शुगर, दूसरे नाइट्रोजन बेस, तीसरा ग्रुप आता है फॉस्फेट। इसके बारे में हम आते हैं। अगर मैं डीएनए बनाना चाहता हूं, सपोज मैं डीएनए का कोई मॉलिक्यूल बनाना चाह रहा हूं, तो मेरे पास क्या होना चाहिए जी? एक तो मेरे पास ये 5 कार्बन की डीऑक्सीराइबो शुगर होनी चाहिए। दिस इज डीऑक्सीराइबो शुगर जो 5 कार्बन की है। इसके साथ जो फर्स्ट कार्बन है वहां पे कोई ना कोई नाइट्रोजन बेस लगा होना चाहिए, कोई ना कोई नाइट्रोजन बेस। तो हमारे पास 4 नाइट्रोजन बेस है, कोई भी हो सकता है जहां पे चारों एक साथ नहीं लगेंगे, एक शुगर पे एक ही नाइट्रोजन बेस लगेगा। तो सपोज वो एडेनिन लग गया। जब कोई शुगर, सो दिस इज शुगर, डीऑक्सीराइबो शुगर, जब कोई शुगर किसी नाइट्रोजन बेस से अटैच होती है, ये जो ग्रुप बना हमारे पास, दिस इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड। जब कोई नाइट्रोजन बेस किसी शुगर से अटैच हो जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे? दैट इज न्यूक्लियोसाइड। और जब इन दोनों के साथ फॉस्फेट भी अटैच कर दिया जाए, जब इन दोनों के साथ फॉस्फेट अटैच कर दिया जाए, दिस इज योर नाइट्रोजन बेस एडेनिन, और जो फिफ्थ कार्बन, दिस इज फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ, और फिफ्थ कार्बन पे अगर फॉस्फेट भी अटैच हो जाए, जहां पे फिफ्थ कार्बन पे फॉस्फेट अटैच नहीं था, अगर मैं साथ में फॉस्फेट भी अटैच कर दूं, क्योंकि आपको पता है न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए आपको शुगर चाहिए, नाइट्रोजन बेस चाहिए, फॉस्फेट चाहिए। तो अब मेरे पास शुगर भी है, नाइट्रोजन बेस भी है, और साथ में फॉस्फेट भी आ गया, तब इसको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। अब इसको क्या कहेंगे? न्यूक्लियोटाइड। ये भी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड? तो न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट नहीं होता, सिर्फ क्या होते हैं? शुगर और नाइट्रोजन बेस। और न्यूक्लियोटाइड में तीनों ग्रुप होंगे, दैट इज शुगर, नाइट्रोजन बेस, फॉस्फेट। सपोज ये जो बेस था, दिस इज एडेनिन, तो ये एक न्यूक्लियोसाइड बना एडेनिन का। तो डीएनए अगर आपने बनाना है तो आपके पास कितने न्यूक्लियोटाइड होने चाहिए? इस तरह के 4, एक एडेनिन का न्यूक्लियोटाइड, दूसरा गुआनिन का, साइटोसिन का एंड थायमिन का। जब आपके पास बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं, एडेनिन के अलग हैं, गुआनिन के अलग हैं, साइटोसिन के अलग हैं, थायमिन के अलग हैं, उनको अगर आप एक लाइन में अरेंज कर लो तो क्या बन जाएगा? आपके पास एक थ्रेड बन जाएगा। सपोज इस तरह से आपके पास क्या बन जाएगा? थ्रेड, जहां पे एडेनिन बेस है, गुआनिन है, थायमिन है, साइटोसिन है, थायमिन है, एडेनिन है, इस तरह से गुआनिन। मतलब अगर आप, तो ये पहला न्यूक्लियोटाइड, ये सेकंड न्यूक्लियोटाइड, ये थर्ड न्यूक्लियोटाइड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, सो ऑन। मतलब जितने भी न्यूक्लियोटाइड आपने बना लिया, आपको पता है न्यूक्लियोटाइड के पास 3 चीजें होंगी, शुगर, डीऑक्सीराइबो शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजन बेस, वन ऑफ द नाइट्रोजन बेस। तो अगर आपके पास बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड हैं और अगर आप उनको एक लाइन में लगा लो, अरेंज कर लो, तो आपके पास एक थ्रेड बन गया। ये बन गया एक स्ट्रैंड। आपको पता है डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड,
डीएनए क्या है, जैसे दो थ्रेड हैं, दोनों थ्रेड आपस में लिपटे हुए हैं। डीएनए क्या है, डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल। जैसे दो धागे हैं, अगर आप दो धागों को लेके रखो तो वो क्या बन जाएगा, डीएनए। तो उसका एक 5' एंड होता है डीएनए का, एक 3' एंड होता है। दूसरा जो थ्रेड होगा डीएनए का वो इसके ऑपोजिट होगा, इस साइड 3', इस साइड 5', इस साइड 3'। मतलब जो डीएनए है इट इज डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल, दो थ्रेड हैं और दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं। अगर इसका 5' इधर है तो उसका 5' इधर है, इसका 3' है, इसका 5' है। और इस साइड जो बेस होंगे, जो न्यूक्लियोटाइड लगे होंगे, जिनको आप बेसेस भी कह सकते हो, वो एक रूल के अकॉर्डिंग लगे होते हैं। एक रूल है चारगफ रूल, दैट इज चारगफ्स रूल। चारगफ रूल क्या कहता है कि ए हमेशा टी के ऑपोजिट होगी, जी हमेशा सी के ऑपोजिट होगी। एडेनिन आगे पेयर करेगा थायमिन से डबल बॉन्ड के साथ, गुआनिन आगे पेयर करेगा साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड के साथ। आगे जब डिटेल पढ़ेंगे इसकी प्लस 2 में तब आपको क्लियर होगा। आज मैं सिर्फ आपको बेसिक बता रहा हूं इसमें। तो जहां पे एडेनिन है तो जहां पे क्या होगा, थायमिन। जहां पे गुआनिन है तो जहां पे क्या होगा, साइटोसिन। जहां पे थायमिन है तो जहां पे क्या होगा, एडेनिन। ए टी से पेयर करेगी तो टी भी तो ए से करेगी, जी सी से करेगी तो सी जी से पेयर करेगी, सी जी। तो ये आपके पास जो मॉलिक्यूल बन गया, दिस इज कॉल्ड डीएनए। तो डीएनए क्या है, दो थ्रेड्स हैं जो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, एंटी पैरेलल हैं, जो बने हुए हैं बेसिकली न्यूक्लियोटाइड से। अब मैं ये जो लिखा हुआ नंबर ये क्या लिखे हुए हैं, दीज आर न्यूक्लियोटाइड्स। आपको पहले बता चुका हूं न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट से मिलकर बना हुआ एक मॉलिक्यूल है। जैसे आप घर बनाते हो तो ब्रिक्स बना लेते हो, फिर ब्रिक्स को एक दूसरे के ऊपर रखते जाते हो, क्या बन जाता है, घर बन जाता है। वैसे अगर आप डीएनए बनाना चाहते हो तो आपको सबसे पहले क्या बनाना होगा, न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजन बेस। तो ये है डीएनए। अगर आप आरएनए बनाना चाहते हो, क्योंकि जब आपने याद है अगर आपने डीएनए का न्यूक्लियोटाइड बनाया था तो हमने क्या लिया, एक 5 कार्बन की शुगर, लेकिन वो शुगर कौन सी थी, डीऑक्सीराइबोस। साथ में एक नाइट्रोजन बेस लिया कोई भी और साथ में फॉस्फेट। ये न्यूक्लियोटाइड बना डीएनए के लिए। लेकिन अगर आप आरएनए के लिए बनाना चाहोगे तो आपको जो शुगर है वो चेंज करनी पड़ेगी। तो शुगर कौन सी आएगी, यहां पे शुगर आएगी यहां पे इस तरह की राइबोस शुगर। तो जहां पे हमने डीऑक्सीराइबोस शुगर ली है डीएनए बनाने के लिए, आरएनए बनाने के लिए कौन सी शुगर आएगी, दैट इज राइबोस शुगर। फॉस्फेट सेम रहेगा दोनों जगह, और जहां पे भी क्या आएगा, नाइट्रोजन बेस। चारों में से कोई भी नाइट्रोजन बेस आ सकता है, लेकिन थायमिन नहीं आ सकता। जैसे इस केस में था, जहां पे एडेनिन भी आ सकता है, गुआनिन भी आ सकता है, साइटोसिन भी, थायमिन भी। तो कोई भी बेस हो सकता है, लेकिन यूरासिल नहीं होगा डीएनए के केस में। अगर आप डीएनए बनाना चाहोगे तो आपको इस तरह का न्यूक्लियोटाइड बनाना होगा, उसमें क्या नहीं होगा, यूरासिल नहीं होगा। और अगर आप आरएनए के लिए न्यूक्लियोटाइड बना रहे हो तो उसमें एडेनिन हो सकता है, गुआनिन हो सकता है, साइटोसिन हो सकता है, या फिर यूरासिल। चारों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन थायमिन यहां पे कभी नहीं आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है डीएनए और आरएनए में। तो जहां पे आपकी जो दिख रहा है, दिस इज न्यूक्लियोटाइड फॉर डीएनए फॉर्मेशन एंड दिस इज न्यूक्लियोटाइड फॉर आरएनए फॉर्मेशन। डिफरेंस क्या है, जहां पे जो शुगर है वो डीऑक्सीराइबोस है, जहां पे जो शुगर है वो राइबोस है, जहां पे जो नाइट्रोजन बेस है वो यूरासिल कभी नहीं आएगा, चारों में से कोई भी आ सकता है। जहां पे जो नाइट्रोजन बेस है वो यूरासिल ही होगा, लेकिन थायमिन कभी भी नहीं होगा, थायमिन एब्सेंट होता है। तो अगर आप इस तरह के न्यूक्लियोटाइड को अगर आप एक लाइन में अरेंज कर लो, सपोज एडेनिन, यूरासिल, साइटोसिन, यूरासिल, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल, तो इस तरह से जो सिंगल स्ट्रैंड बन गया, सो दिस इज आरएनए एंड दिस इज डीएनए। तो ये बेसिक डिफरेंस है डीएनए और आरएनए के अंदर। डीएनए क्या है, मेन मटेरियल है, मेन जेनेटिक मटेरियल है ऑर्गेनिज्म का। आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं है, कुछ वायरसेस हैं जहां पे वो है। दूसरा डिफरेंस, डीएनए के पास डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है, आरएनए के पास राइबोस शुगर होती है। तीसरा डिफरेंस, डीएनए के पास कौन सा नाइट्रोजन बेस एब्सेंट होगा, दैट इज यूरासिल। आरएनए के पास कौन सा नाइट्रोजन बेस एब्सेंट होता है, दैट इज थायमिन।
इसके अलावा डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल, आरएनए इज सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो बेस है बायोलॉजी का। डीएनए आरएनए आपको पता होना चाहिए कि डीएनए क्या है, न्यूक्लिक एसिड है दोनों, डीएनए भी आरएनए भी। फिर हम बात करते हैं आरएनए के आगे अलग अलग टाइप्स हैं, और डीएनए के भी क्या है, अलग अलग टाइप्स हैं। तो डीएनए के टाइप्स आपको ज़्यादातर हम इसमें वो आप प्लस 2 में पढ़ोगे जाके। आरएनए के जो टाइप्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे जो डिस्कस करना है उसके बारे में। तो पहले हम बात करते हैं डीएनए का क्या काम है, कैसे वो एक्ट करता है और क्या रोल प्ले करता है, और आरएनए इस काम में उसकी क्या हेल्प करता है। आगे हम इस अगली स्लाइड में इसके बारे में बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कि डीएनए क्या रोल प्ले करता है, उसमें एमआरएनए या आरएनए उसमें कैसे जो है हेल्प करता है डीएनए। तो हमने पहले बात की, जो डीएनए है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, क्रोमोसोम्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और डीएनए हर सारे घर के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। मतलब हर एक ऑर्गेनेली को कोई ना कोई मैसेज देता है, और जब वो मैसेज देगा उसमें जो आरएनए है उसमें उसकी हेल्प करेगा। तो हम देखते हैं इसमें कैसे वो हेल्प करता है। सपोज ये सेल है पूरा, ये जो पूरा बोर्ड देख रहे हो, ये जो बाउंड्री है, दिस इज ए सेल, और सेल में जो आप सेंटर में देख रहे हो दिस इज न्यूक्लियस। ये क्या है, न्यूक्लियस। और सपोज इस डीएनए ने इस लाइसोसोम को कोई मैसेज देना है कि भाई तू ये काम कर दे, तो वो कैसे मैसेज देगा, क्योंकि आपको पता है डीएनए जो मेन है जो घर को कंट्रोल करेगा, तो अगर ये कंट्रोल करता है तो ये कोई ना कोई मैसेज भी जरूर देगा। और वो मैसेज किस वे में जाएगा आगे, तो उसके कुछ प्रोसेसेस हैं, दो प्रोसेसेस हैं, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। सो दिस इज डीएनए, ये क्या है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, इसने इसको मैसेज देना है लाइसोसोम को। तो डीएनए क्या करेगा, एक प्रोसेस होता है ट्रांसक्रिप्शन, ये लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड, क्या होगा ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए का बनना, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। जब डीएनए से आरएनए बनता है तो उसको क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए 3 तरह का है, अगर आपको मैं बता दूं ब्रीफली, 3 टाइप का आरएनए है हमारे पास। एक एमआरएनए जिसको मैसेंजर आरएनए कहा जाता है, दूसरा टीआरएनए जिसको ट्रांसफर आरएनए कहा जाएगा, और आरएनए जिसको राइबोसोमल आरएनए के नाम से जाना जाता है। मतलब 3 तरह का आरएनए है हमारे पास। लेकिन डीएनए से जो प्रोसेस हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन का, तो कौन क्या बनेगा, एमआरएनए। तो जो फर्स्ट टाइप का आरएनए है दैट इज मैसेंजर, जो डीएनए से मैसेज लेके गया। मतलब मैंने आपको बोला है कि डीएनए घर का मेन हेड है जो कंट्रोल करता है सारी एक्टिविटीज को, लेकिन डीएनए अपने रूम से बाहर नहीं जाता, न्यूक्लियस से बाहर कभी भी बाहर नहीं निकलेगा। अगर उसको मैसेज देना है तो उसको कोई ना कोई मैसेंजर भेजना होगा, और वो मैसेंजर कौन है, दैट इज एमआरएनए। जहां इसलिए हम बोलते हैं जो आरएनए है वो सिर्फ हेल्प करता है डीएनए की, डीएनए जो है वो मेन जेनेटिक मटेरियल है। तो डीएनए ने जब कोई मैसेज देना होगा तो वो किस प्रोसेस में जाएगा, उस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, तो क्या बन जाएगा, एमआरएनए। फिर वो एमआरएनए न्यूक्लियस से बाहर आएगा, कहाँ आएगा, साइटोप्लाज्म में, जहां फिर हमें पता है कि न्यूक्लियस के बाहर एक ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है जिसका क्या नाम है, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर आपको याद हो फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, न्यूक्लियस के पास कौन सी ऑर्गेनेली होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो वो एमआरएनए न्यूक्लियस से निकल के कहाँ आएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और आपको पता है RER के ऊपर क्या होंगे, राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स आर प्रोटीन फैक्ट्रीज। जैसे ही एमआरएनए बाहर आया, मतलब डीएनए ने अपना मैसेज इस एमआरएनए को दे दिया, वो एमआरएनए कहाँ आ गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। वहां पे कौन बैठे हुए हैं, राइबोसोम। राइबोसोम उस एमआरएनए को जो है स्कैन करेंगे, यानी कि उस मैसेज को आसान भाषा में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि प्रोटीन्स बनाएंगे बेसिकली। तो इस प्रोसेस को, उस एमआरएनए से प्रोटीन का बनना, उसको क्या कहा जाएगा, दैट इज ट्रांसलेशन। मतलब 2 प्रोसेस हैं, डीएनए से आरएनए बना, ट्रांसक्रिप्शन, उस आरएनए से प्रोटीन बनी, दैट इज नोन एज ट्रांसलेशन। तो क्या बन जाएगी, प्रोटीन या एंजाइम्स बन जाएंगे, बिकॉज ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। और ये जो प्रोटीन है उसने कहाँ जाना है, लाइसोसोम के पास। अब जो RER है ये एक और रोल प्ले करेगी, जहां पे ये इस प्रोटीन को पहले गोल्गी बॉडी के पास लेके जाएगी, क्योंकि ज्यादा वो अगर आपको ये ट्रैफिकिंग का रोल प्ले करती है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यानी कि अब जो प्रोटीन बनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, जो राइबोसोम ने बनाई एमआरएनए से, वो प्रोटीन
आरईआर कहाँ लेके जाएगी, गोल्जी बॉडी के पास, और गोल्जी बॉडी जो है वो उसको उसके ठिकाने पे लेके जाएगी, कहाँ पे, लाइसोसोम के पास। इस तरह से डीएनए ने यहां से बैठे बिठाए ही लाइसोसोम को अपना मैसेज जो है वो कन्वे कर दिया है विद द हेल्प ऑफ एमआरएनए एंड राइबोसोम्स। जब ये प्रोसेस चलेगा ट्रांसलेशन का, तो जहां पे दो और अलग तरह के आरएनए की भी जरूरत पड़ती है, दैट इज ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। इसके बारे में हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे प्लस 2 में। जब आप पूरा टॉपिक पढ़ोगे ट्रांसलेशन का तो वो ज्यादा डिटेल में है। फिलहाल यहाँ बात ये है कि इस पूरे प्रोसेस में ट्रांसलेशन के तीनों आरएनए ही यूज होंगे, एमआरएनए भी, टीआरएनए भी और आरआरएनए भी। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको एमआरएनए का रोल जो है वो ब्रीफली आपको इसमें डिस्कस किया है। तो इस तरह से डीएनए जो है वो किसी भी ऑर्गेनेली को अपने सेल के अंदर मैसेज दे सकता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तो मतलब काम कौन करता है, काम करती हैं प्रोटीन्स। मतलब सपोज आपको, अगर आप एक एग्जांपल की बात करो, सपोज आपने अभी अभी खाना खाया है और वो डिजेस्ट जब होगा तो आपका जितना भी जो फूड है वो किस में कन्वर्ट होता है, डाइजेशन के बाद ग्लूकोज में। तो ग्लूकोज कहाँ चली जाएगी, आपके ब्लड में, और आप में ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, हाई। तो आपकी बॉडी को ग्लूकोज का लेवल लो करना है, क्योंकि हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल हो तो डायबिटीज के चांसेस हैं। तो फिर आपकी बॉडी का क्या करेगी, जो पैंक्रियाज है उसमें जो सेल है उसका जो डीएनए है पैंक्रियाज का, वो वहां से एक प्रोटीन बनाता है इसी प्रोसेस के थ्रू। उस प्रोटीन का एंजाइम बनाता है, या हार्मोन, प्रोटीन भी बन सकती है, एंजाइम भी बन सकते हैं, हार्मोन भी बन सकते हैं। मतलब उस टाइम क्या होगा, जब आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई है तो आपका जो पैंक्रियाज के जो सेल हैं उनका जो डीएनए है वो इसी प्रोसेस के थ्रू क्या बनाएगा, एक हार्मोन जिसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन नाम का हार्मोन आ जाएगा आपके ब्लड में, और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। मतलब डीएनए जेनेटिक मटेरियल है जो सब कुछ बनवा सकता है, लेकिन काम नहीं करता। काम हमेशा कौन करेंगी, या तो प्रोटीन्स, या एंजाइम्स, या फिर हार्मोन। तो मतलब डीएनए का काम है इंफॉर्मेशन कन्वे करना, चाहे वो किसी भी ऑर्गेनेली को हो या किसी भी ब्लड में। तो ये रोल प्ले करते हैं डीएनए और आरएनए। मतलब डीएनए जो न्यूक्लियस है वो घर का दादाजी है, जो सारे मेंबर्स को ऑर्डर देते हैं, खुद कुछ नहीं करते, सिर्फ काम करवाते हैं। और करवाते कैसे हैं वो मैंने आपको बताया है, इस प्रोसेस के थ्रू। डीएनए ने कोई भी मैसेज देना है, कोई भी काम करवाना है, तो डीएनए ट्रांसक्रिप्शन में जाएगा, एमआरएनए बनेगा, वो एमआरएनए न्यूक्लियस से बाहर आएगा, उसकी ट्रांसलेशन होगी, प्रोटीन बनेगी, या एंजाइम बनेगा, या हार्मोन कुछ भी बनेगा, वो जाके फिर उसका जो काम है वो करवाएगा। तो मतलब डीएनए जो है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन देता है। दो तो ये रोल हो गए। एक, अगर आपको याद हो तो डीएनए से अगर डीएनए ही बन जाए, जैसे यहाँ पे जो डीएनए से आरएनए बना, उसको क्या, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। और अगर डीएनए से डीएनए ही बन जाए, और डीएनए से डीएनए बन जाए, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन। तो यहाँ पे 3 प्रोसेसेस हैं बेसिकली। 2 प्रोसेस को हम डिटेल में बात कर चुके हैं। सपोज दिस इज डीएनए, अगर हम बाहर निकाल के बनाए इसको, तो दिस इज डीएनए। डीएनए से क्या बना, एमआरएनए। एमआरएनए से क्या बनी, दैट इज प्रोटीन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कहेंगे दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, दैट इज ट्रांसलेशन। एक तो ये प्रोसेस है, ये किसके लिए आपको पता ही है, मैसेज देने के लिए किसी भी ऑर्गेनेल को। कई बार क्या होता है, डीएनए से डीएनए ही बन जाता है, फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डीएनए। इस प्रोसेस को कहेंगे दैट इज रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन मतलब डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए। जब डीएनए से डीएनए ही बन जाए तो इसको कहते हैं रेप्लिकेशन। ऐसा क्यों होगा, रेप्लिकेशन क्यों होगी। सपोज ये एक सेल है और इसमें जो है डीएनए है, वो सिंगल डीएनए है, दिस इज ए सेल। सपोज ये इसका डीएनए है, सिंगल क्रोमोसोम या सिंगल डीएनए है, तो रेप्लिकेशन क्यों होगी। जब ये सेल डिवाइड करेगा तो 1 से 2 सेल हो जाएंगे। तो आपको जहां पे 2 मॉलिक्यूल चाहिए डीएनए के,
तो जब ये सेल डिवाइड करेगा तो उसके लिए आपके पास दो सेल बनेंगे। दो प्रोसेस होते हैं बेसिकली डिवीजन के, एक माइटोसिस है, एक सेल कुछ सेल माइटोसिस से डिवाइड करते हैं और कुछ सेल जो है वो मियोसिस से डिवाइड करते हैं। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे क्या डिफरेंस है दोनों में। लेकिन जब कोई भी सेल डिवाइड करेगा तो एक से दो होना है, तो एक से चार सेल बनते हैं। माइटोसिस में एक से दो सेल बनेंगे, मायोसिस में एक से चार सेल बनेंगे। तो उसके लिए आपके पास डीएनए भी क्या चाहिए, आपको एक और कॉपी चाहिए, ताकि एक डीएनए आपके पास जहाँ पे आ जाए और दूसरा डीएनए मॉलिक्यूल यहाँ पे। तो आपके पास एक ही कॉपी है, अगर वो सेल डिवाइड करेगा तो आपको दो कॉपीज चाहिए। और उसके लिए ये डीएनए पहले किस प्रोसेस में जाएगा, दैट इज रेप्लिकेशन। तो जब रेप्लिकेशन होगी तो एक से दो डीएनए हो जाएंगे, एक डीएनए इस सेल में चला जाएगा, दूसरा डीएनए जो है वो इस सेल में पहुंच जाएगा। तो मतलब रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है, डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए का जो प्रोसेस है, उसके थ्रू सेल क्या करेंगे, डिवीजन में जो प्रोसेस है रोल प्ले करेगा। और जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का प्रोसेस है, ये प्रोटीन बनाने में, हार्मोन्स या एंजाइम बनाने में रोल प्ले करता है। तो ये है आपका टॉपिक रिगार्डिंग न्यूक्लिक एसिड, डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, दोनों के बीच डिफरेंसेस क्या क्या हैं, और कैसे डीएनए पूरे घर के जो ऑर्गेनेलिज हैं उनको कंट्रोल करता है, और रेप्लिकेशन क्या है। इस प्रोसेस को डीएनए से प्रोटीन तक का बनना, इस पूरे प्रोसेस को सेंट्रल डॉगमा के नाम से भी जाना जाता है। So this is also known as central dogma. What is central dogma? Formation of mRNA from DNA through the process of transcription and formation of proteins from that mRNA through the process of translation is also known as central dogma. तो इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। आगे हम शुरू करेंगे क्लास 1 बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जो है लिविंग वर्ल्ड के साथ।